जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं आया हूं दिल्ली के एक बेहद खास कब्रिस्तान में। आप सोचेंगे कब्रिस्तान में मैं क्या कर रहा हूं। असल में यहां मां भारती का एक लाडला बेटा सोया है। वो लाडला बेटा जिसे हम नौशहरा के शेर के नाम से जानते हैं, वो लाडला बेटा जिसके सिर पर वर्ष 1947-48 के साल जब पाकिस्तान के साथ कश्मीर में भारत का युद्ध हो रहा था, तो पाकिस्तान ने जिसके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं अमर शहीद ब्रिगेडियर उस्मान की। आज अपने देश में हम बाबर के नाम पे लड़ते हैं, औरंगजेब के नाम पे लड़ते हैं। भाड़ में जाए बाबर, भाड़ में जाए औरंगजेब, हमें क्या लेना उनसे। हमारे हीरो हैं ब्रिगेडियर उस्मान, हमारे हीरो हैं परमवीर अब्दुल हमीद, हमारे हीरो हैं शहीद वतन अशफाक उल्लाह खान। और एक बात मैं कहूं, अपने यहाँ हैं कुछ लोग जो औरंगजेब की कब्र पे जाके चादर चढ़ाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, आप कभी यहां आए, ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र पे आए, कभी यहां आके चादर चढ़ाई, कभी परमवीर अब्दुल हमीद की कब्र पर जाकर चादर चढ़ाई, कभी शाहजहांपुर जाकर शहीद वतन अशफाक उल्लाह की कब्र पर चादर चढ़ाई। अगर वहां चादर चढ़ाई होती, अगर यहां चादर चढ़ाई होती, तो फिर औरंगजेब की कब्र पर जाने को मन ही ना करता। तो मेरे हीरो हैं ब्रिगेडियर उस्मान, वो ब्रिगेडियर उस्मान जिन्होंने कसम खाई थी। वो समय आया था 24 दिसंबर 1947 को, जब झंगड़ पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया, तो मां भारती के इस लाल ने, इस बेटे ने उस दिन वो कसम खाई थी जो कभी महाराणा प्रताप ने खाई थी। 24 दिसंबर 1947 को इन्होंने कसम खाई थी कि जब तक झंगड़ को दोबारा नहीं जीत लेंगे, जब तक झंगड़ पर दोबारा भारत का तिरंगा नहीं फहराएगा, तब तक चारपाई पर नहीं सोऊंगा, जमीन पर सोऊंगा। और फिर दिसंबर जनवरी की सर्दी, वहां जम्मू कश्मीर उस हाई ऑल्टीट्यूड पे, 0 से नीचे जहां टेम्परेचर जा रहा था, वहां जमीन पे सोते रहे। और फिर आया वो दिन 19 मार्च 1948 को, झंगड़ पर भारत के वीर जवानों ने, मां भारती के उन बहादुर बेटों ने ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में दोबारा तिरंगा फहराया। झंगड़ दोबारा भारत के अधिकार में आया। उस दिन चारपाई पर सोए। और वहां चारपाई, ये चारपाई लेके तो नहीं गए थे, फिर वहां गांव से एक चारपाई मंगवाई गई थी और उस रात फिर ब्रिगेडियर उस्मान चारपाई पर सोए थे। तो आज आपको कहानी सुनाऊंगा मां भारती के इस लाल की, जिनको मृत्यु उपरांत, जिनको वीर गति प्राप्त करने के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यहां उनकी कब्र है। इनका एक बहुत सुंदर, बहुत शानदार स्मारक वहीं नौशहरा के पास जंगड़ में भी है। कभी वहां जाने का मौका मिला तो वहां भी जाऊंगा, वहां सजदा करूंगा और वो कहानी वहां जाकर भी सुनाऊंगा। आज इनका बलिदान दिवस है। आज 3 जुलाई को मैं यहां आया हूं, तो आज ब्रिगेडियर उस्मान की उस वीर गाथा को, यश गाथा को, कीर्ति गाथा को आपके साथ साझा करूंगा। उस्मान का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के गांव बीबीपुर में 15 जुलाई 1912 को। देखें, उनके जीवन के बारे में यहाँ 3 अलग अलग भाषाओं में संक्षिप्त जानकारी दी हुई है। 3 बड़ी बहनें थीं, 2 भाई भी थे, गुफरान और सुभान। बल्कि गुफरान भी भारतीय सेना में, वो भी ब्रिगेडियर तक बने हैं, और सुभान पत्रकार थे। बचपन से ही वो कहते हैं ना कि होनहार वीरवान के होते चीकने पात, तो ऐसे लक्षण भी कम उम्र में ही दिखने लग गए थे जो आगे जाके ये बने हैं। बताते हैं एक बार ये कहीं से गुजर रहे थे गांव में और वहाँ बड़ी भीड़ देखी। ये पहुँचे वहाँ पे तो कुआं था, कुएं में एक बच्चा गिर गया था।
12 साल की उम्र थी, आव देखा ना ताव, कुएं में छलांग लगा दी, उस बच्चे का जीवन बचा लिया। तो ऐसे थे बाल्यकाल में उस्मान। इनके पिता मोहम्मद फारूक वो पुलिस में थे और बनारस के कोतवाल हुआ करते थे। तो बनारस में हरिश्चंद्र हाई स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई। पिता चाहते थे बेटा पुलिस में बड़ा अधिकारी बने। एक दिन अपने अंग्रेज अफसर के पास ले गए, पुलिस के बड़े अधिकारी के पास। वो अधिकारी हकलाता था और बचपन में या उस उम्र में भी उस्मान हकलाते थे। तो उसने जो सवाल पूछे इन्होंने जवाब दिए, ये भी हकला के जवाब दे रहे थे। उस अफसर को लगा मेरा मजाक कर रहा है, तो पुलिस की नौकरी उस दिन चली गई। लेकिन इनके भाग्य में कुछ और लिखा था। इन्होंने भारतीय सेना में शामिल होने का निर्णय लिया। और उस समय देखें जी, देश अभी पराधीन था और ब्रिटिश इंडियन आर्मी हुआ करती थी। वर्ष 1932 था। उससे पहले या उस साल तक ब्रिटेन में रॉयल मिलिट्री कॉलेज में भर्ती हुआ करते थे जो भारतीय जवान फौज में अफसर बनना चाहते थे। तो रॉयल मिलिट्री कॉलेज सेंडहर्स्ट, उसमें इनका सिलेक्शन हो गया। जुलाई 1932 में इंग्लैंड के लिए रवाना हुए और फिर 1 फरवरी 1934 को इनको कमीशन मिलता है। ये सक्सेसफुली वो कोर्स कंप्लीट करते हैं। वो आखिरी बैच था भारतीयों का रॉयल मिलिट्री कॉलेज में। 1932 में ही उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी शुरू कर दी थी और फिर भारतीय युवा जो फौज में अफसर बनना चाहते थे वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून जाते थे। खैर, ये कमीशन हो गया और फिर 10th ब्लूच रेजिमेंट की 5th बटालियन में इनकी कमीशनिंग होती है 1935 में। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था, इनका करियर भी आगे बढ़ रहा था। 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई और सेकंड वर्ल्ड वार के आखिर का समय हम कह सकते हैं वर्ष 1944 में इनको पोस्ट किया गया 10th ब्लूच रेजिमेंट की 16th बटालियन में और वो बटालियन भेजी गई बर्मा के अराकान में। अराकान में अब इनकी बटालियन लड़ रही थी जापान के विरुद्ध। और देखें जी, उस समय जापान के सहयोग से नेताजी सुभाष की आज़ाद हिंद फौज इनकी फौज के विरुद्ध लड़ रही थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के खिलाफ। वो एक अलग कहानी है। सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गई और फिर देश आज़ाद भी हुआ। आज़ादी के साथ बंटवारा भी हुआ। और वो कैसा बंटवारा था? सब कुछ बांट दिया था। सेना भी बंटी थी। बहुत सारी रेजिमेंट्स जो मुस्लिम रेजिमेंट्स थी वो पाकिस्तान के पास चली गई। बलूच रेजिमेंट भी पाकिस्तान के पास गई जिसके अधिकारी थे ब्रिगेडियर उस्मान। आज़ादी के समय तक ये प्रमोट होकर ब्रिगेडियर बन चुके थे और 77 पैरा ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर थे और मूलतः 10th ब्लूच रेजिमेंट से ये कमीशन हुए थे। तो ब्लूच रेजिमेंट के इनके साथी अधिकारी और बहुत सारे लोग इनसे कह रहे थे कि आप पाकिस्तान चलिए। वो सब पाकिस्तान जा रहे थे, लेकिन ये तो भारत माता के बेटे थे, भारत की सेवा करनी थी, ये नहीं तैयार हुए। हुआ यहाँ तक कि जिन्हों ने इनको इनवाइट किया, जिन्हों ने लालच दिया और कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि जिन्हों ने इनको आर्मी चीफ बनाने तक की ऑफ़र दी थी, इन्होंने जिन्ना की ऑफ़र को भी ठोकर मार दी और मजहब से पहले अपनी मातृभूमि को रखा, भारत के साथ रहे। और उस बंटवारे के समय हमें पता है कि पंजाब में तो कैसी आग लगी थी, लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे उस हिंसा में। इनकी ब्रिगेड 77 पैरा ब्रिगेड को अमृतसर में तैनात थी और इनको जिम्मेदारी मिली थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। आर्मी भी लगी थी उस समय। यहाँ से जो लोग पाकिस्तान जा रहे थे वो सेफ निकल सकें, वो भी इंश्योर कर रहे थे और वहाँ से आने वाले वो भी सेफ रहें। हालांकि उनको तो इधर आने के बाद कोई चिंता नहीं थी, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान और इनकी ब्रिगेड अपना फर्ज पूरी शिद्दत के साथ निभा रही थी। और यहाँ तक भी हुआ, ये देखें जी, कि उस समय बहुत सारे लोग, सेना में भी ऐसा था कि जहाँ वो मजहबी उन्माद दिमाग में चढ़ गया था। 3rd बलूच रेजिमेंट ने 3 इंच के मोर्टार से उस राहत शिविर पर, उस रेफ्यूजी कैंप पर हमला कर दिया था जिसमें हिंदू और सिख थे। ऐसा भी अपने को पता चलता है।
तो ये अपना काम कर रहे थे। और फिर आया अक्टूबर 47, पाकिस्तान के भेजे हुए कबायली भेड़िए हजारों की संख्या में जैसे टिड्डी दल हो वो कश्मीर में घुस गए, जम्मू में भी, कश्मीर में भी। और तब तक जम्मू कश्मीर का भारत में विलय नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर एक अलग ही आज़ाद देश बन जाए, लेकिन इतनी व्यवस्था उनके पास नहीं थी कि वो हजारों हजारों की संख्या में जब वो कबायली भेड़िए वहाँ पे आए, हथियार पाकिस्तान की सेना के दिए हुए, उनको कैसे डिफेंड करते। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर दिया, भारत में विलय पत्र साइन कर दिया। और फिर 27 अक्टूबर को गवर्नर जनरल उस टाइम होते थे माउंटबेटन, भारत आज़ाद हो गया था पर गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। 27 अक्टूबर को माउंटबेटन ने साइन किए तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक्सेप्ट हो चुका। और इसके बाद 27 अक्टूबर को ही भारतीय सेना कश्मीर पहुंचना शुरू हो जाती है। फर्स्ट सिख और फिर फर्स्ट कुमाऊं ये सबसे पहले कश्मीर पहुंचते हैं। और इसके साथ ही 28 अक्टूबर को आदेश मिलता है 50 पैरा ब्रिगेड को, जो गुरदासपुर में थी, कि तुरंत जम्मू पहुंचे। तो ये ब्रिगेड चलती है और वाईएस प्रांजपे इसके ब्रिगेड कमांडर थे। अब ये ब्रिगेड 3 या 4 नवंबर को जम्मू पहुंच जाती है और इसके बाद इनको आदेश मिलता है कि आप अखनूर पहुंचिए। ये 13 नवंबर को अखनूर पहुंच जाते हैं। और फिर वहाँ जो डिवीज़न इंचार्ज थी उसके डिविजनल कमांडर हुआ करते थे मेजर जनरल कुलवंत सिंह। मेजर जनरल कुलवंत सिंह आदेश देते हैं 50 पैरा ब्रिगेड को। अब देखें, हम बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर उस्मान की। ब्रिगेडियर उस्मान आगे चल के 50 पैरा ब्रिगेड को ही कमांड करते हैं, पर अभी तक वो नहीं आए। अभी ब्रिगेडियर प्रांजपे लीड कर रहे हैं। और ब्रिगेडियर प्रांजपे को ऑर्डर मिलता है मेजर जनरल कुलवंत सिंह की ओर से कि तुरंत नौशेरा, झंगड़, कोटली और फिर मीरपुर, इनके ऊपर अधिकार करिए। यहां से दुश्मन को खदेड़िए। वहां तक वो कबायली आ चुके थे। राजौरी पे उनका कब्जा हो चुका था, चिंगस पे उनका कब्जा हो चुका था। तो जम्मू का ये वो एरिया, यहाँ पे जम्मू रीजन का ये एरिया, यहाँ पर उनका कब्जा हो चुका। तो जो आदेश मिला 50 पैरा ब्रिगेड को और जितने दिन में उसको अकम्प्लिश करना था वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक था। बहरहाल ये ब्रिगेड चलती है और पहले नौशेरा से दुश्मनों को खदेड़ती है, उसके बाद झंगड़ पहुंच जाती है, झंगड़ से दुश्मन को साफ करती है, खदेड़ती है। अब झंगड़ के उत्तर में कोटली और दक्षिण में मीरपुर। अब यहां चॉइस होनी चाहिए थी कि पहले मीरपुर को साफ करें दुश्मन से ताकि उनकी सप्लाई लाइन कट सके, लेकिन आदेश इनको मिला था कि नहीं, पहले कोटली चाहिए, कोटली से उनको निकालिए और फिर यहां आना। तो 50 पैरा ब्रिगेड कोटली जाती है और 26 नवंबर को कोटली वो पहुंच जाते हैं। लेकिन कोटली में सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बहुत लंबी है, पीछे से सपोर्ट नहीं है। इसके बाद 27 नवंबर को मेजर जनरल कुलवंत सिंह आदेश देते हैं कि आप वापस आइए। तो कोटली से 50 पैरा ब्रिगेड वापस चल पड़ती है मीरपुर के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीरपुर पर दुश्मन का कब्जा हो चुका था और वहाँ जो जुल्म हुए थे, जो अत्याचार हुए थे, वो कहानी बेहद दर्दनाक है। सैकड़ों सैकड़ों महिलाओं ने तो अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए जहर खा के आत्महत्या कर ली थी। और वो दरिंदे, वो भेड़िए सैकड़ों सैकड़ों को उठाकर ले गए थे और झेलम के बाजार में जाके 150 रुपए में वो नीलाम की गई थी। हजारों लोग मारे गए थे। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, मीरपुर शहर कोई बहुत बड़ा नहीं था। इतनी बड़ी संख्या में वहां लोग थे कहां से? असल में 47 में पार्टीशन के टाइम जो माइग्रेशन हो रहा था, रेफ्यूजीज इधर से सरहद के उस पार जा रहे थे, उधर से इस पार आ रहे थे, तो मीरपुर में भी थे वो रेफ्यूजीज। और मीरपुर क्या, राजौरी में बताते हैं 30,000 लोग मार दिए गए या अगवा कर लिए गए या घायल हुए। कैजुअल्टी 30,000 के आसपास बताई जाती हैं। अब वहाँ की आबादी तो इतनी थी नहीं, वहाँ भी बहुत सारे रेफ्यूजी थे। खैर,
अब ये लोग वापस आते हैं, मीरपुर पर दुश्मन का कब्जा हो चुका पूरी तरह से, अब ये झंगड़ में है। तो 50 पैरा ब्रिगेड कोटली से वापस लौट जाती है। अब इसकी एक बटालियन 1 पैरा पंजाब झंगड़ में है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, और दूसरी बटालियन 3 पैरा राजपूत वो नौशेरा पहुंच जाते हैं, वहां ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी है। और ब्रिगेडियर प्रांजपे वो बीमार हैं, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अब इस ब्रिगेड को कौन संभाले, कौन नेतृत्व दे? तब याद किया जाता है ब्रिगेडियर उस्मान को, जो 77 पैरा ब्रिगेड कमांडर थे। वो पहुंचते हैं नौशेरा, वो कमान संभाल लेते हैं, और इसके कुछ समय बाद झंगड़ पर भी दुश्मनों का कब्जा हो जाता है। बात है 24 दिसंबर की। दोस्तों, 25 दिसंबर को जिन्ना का बर्थडे था, और वो कबायली और कबायलियों के वेश में पाकिस्तानी सेना के रेगुलर्स भी थे। वो जिन्ना को गिफ्ट देना चाहते हैं, बर्थडे गिफ्ट। झंगड़ पर हमला कर दिया जाता है, और झंगड़ में अब एक बटालियन थी 1 पैरा पंजाब। इतना बड़ा सैनिकों का ना संख्या थी हमारे पास, वहाँ पे गिनती के सैनिक हैं, और हजारों हजारों का वहाँ पे टिड्डी दल की तरह हमला होता है। 24 दिसंबर को झंगड़ पर दुश्मन का कब्जा हो जाता है, और यह बड़ी भारी चोट थी, बड़ी भारी चोट थी भारतीय सेना के लिए। और उस दिन फिर, जो मैंने शुरू में कहा ना, उस दिन फिर शपथ ली थी ब्रिगेडियर उस्मान ने कि नहीं सोऊंगा चारपाई पर जब तक झंगड़ पर दोबारा तिरंगा नहीं फहरा लेता हूं। और अब तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि वो कैसे किया जाए। खैर, धीरे धीरे रीइंफोर्समेंट भी आती है, और झंगड़ में जो 1 पैरा पंजाब थी वो वापस, जब झंगड़ पर दुश्मन का कब्जा हो गया तो वो वापस नौशेरा आ रही है। और देखे गजब, ये नौशेरा और झंगड़ के बीच रास्ते पर भी दुश्मन आ चुका था, तो वापस आने का रास्ता भी साफ नहीं था। तब ब्रिगेडियर उस्मान ने 1 राजपूत के जवानों को भेजते हैं। 1 राजपूत जाती है, और 1 राजपूत और उधर से फिर लौटती हुई 1 पैरा पंजाब, ये दुश्मन से वहां लड़ते हैं, रास्ता क्लियर करते हैं, और इस तरह 1 पैरा पंजाब वापस नौशेरा पहुंच जाती है। झंगड़ की हार के बाद सेना का मनोबल भी गिरा हुआ था। अब ये चैलेंज था ब्रिगेडियर उस्मान के सामने, किस तरह उस मोराल को रेस्टोर किया जाए, किस तरह उस मनोबल को दोबारा लाया जाए। और एक और चुनौती भी थी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात पर थी। ऐसा भी था कि एक ब्रिगेड, भारत की ब्रिगेड जो पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध लड़ रही है, वो पाकिस्तान जो कुछ महीने पहले मजहब के नाम पर अलग हुआ है, अब इस भारतीय ब्रिगेड का कमांड कर रहे हैं एक मुसलमान ऑफिसर, एक मुसलमान ब्रिगेडियर। तो क्या इनकी निष्ठा सच में भारत के साथ है? कुछ लोगों के मन में ऐसे सवाल भी उठते होंगे। तो ब्रिगेडियर उस्मान के सामने ये चुनौती भी है कि किस प्रकार इनका विश्वास जीता जाए, और किस प्रकार इनका हौसला, इनका मनोबल दोबारा लाया जाए। ये सब उनके सामने चुनौतियां थीं। उन्होंने कई उपाय किए। एक, उन्होंने कहा कि अब कोई भी जवान एक दूसरे से जब बात करेगा, अभिवादन करेगा, तो जय हिंद के साथ करेगा। नेताजी सुभाष की आजाद हिंद फौज का जो अभिवादन था, जय हिंद, उसको इंप्लीमेंट किया, लागू किया अपनी ब्रिगेड में ब्रिगेडियर उस्मान ने। इसके अलावा जितनी ब्रीफिंग्स होंगी, जितने ऑफिस ऑर्डर्स होंगे, सब हिंदी में होंगे। तो हिंदी में हम सारी ब्रीफिंग्स करेंगे, सबको आसानी से समझ भी आएगी और वो विश्वास आएगा। तीसरा, देखें, वो शराब पीते नहीं थे, और वो मांस खाना भी छोड़ चुके थे डोगरा जवानों के बीच रहते हुए। और एक और परंपरा है अपने यहाँ सेना में, आप जिस बटालियन में हैं, जिस कंपनी में हैं, जिस रेजिमेंट में, उसके जवानों का जो धर्म है ना, कमांडर का वही धर्म है, अलग नहीं हो सकता उनसे। तो उसी परंपरा में पूरी तरह घुले मिले थे ब्रिगेडियर उस्मान। इसके बाद जनवरी 1948 में लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा नौशेरा आते हैं। जनरल करियप्पा आगे चल के आर्मी चीफ भी बने थे, बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर हैं। तो जनरल करियप्पा नौशेरा आते हैं, और तमाम स्ट्रेटजीज के ऊपर चर्चा होती है ब्रिगेडियर उस्मान से। जब लौटने लगते हैं तो मुड़ के
ब्रिगेडियर उस्मान की तरफ देखते हैं और कहते हैं मुझे आपसे कुछ गिफ्ट चाहिए। क्या गिफ्ट? कि मुझे कोट चाहिए, कोट। अब कोट क्या है? कोट नौशेरा के नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में तकरीबन 9 किलोमीटर दूर एक गांव है और ये वहां पहाड़ियों की सबसे ऊंची पोजीशन है और इस पर दुश्मन का कब्जा है। और कोट पर जब दुश्मन का कब्जा है तो वहां से नौशेरा को भी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। देखें, जंगड़ पर उनका कब्जा हो चुका था अगर वेस्ट की तरफ देखें, और नॉर्थ की तरफ देखें तो राजौरी पे उनका कब्जा, चिंगिस पे उनका कब्जा, कोट पे उनका कब्जा। तो दुश्मन ने नौशेरा को भी सलीके से देखा जाए तो घेर रखा था चारों ओर से। अब नौशेरा को कैसे बचाया जाए, इसके लिए स्ट्रेटजीज बन रही थी। तो जनरल करियप्पा ने कहा कि मुझे कोट चाहिए उपहार में। तो जनरल करियप्पा तो लौट गए। अब ब्रिगेडियर उस्मान की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, किस तरह कोट पर वापस अधिकार हो हमारा। बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग करते हैं, दुश्मन को भरमाने के लिए इंप्रेशन देते हैं कि भारतीय सेना जंगड़ पर आक्रमण की तैयारी कर रही है। कैसे? बहुत सारे खच्चरों को किराए पर लेते हैं। अब जिन लोगों से वो खच्चर किराए पर लिए जा रहे हैं उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये सूचना पहुंच रही होगी दुश्मन तक कि जंगड़ के लिए खच्चर किराए पर लिए हैं, मतलब जंगड़ सेना जाने की तैयारी कर रही है। और तैयारी की कोट पर कब्जा करने के लिए। यहां 2 बटालियन 2x2 पंजाब और 3 पैरा MLI। 2x2 पंजाब भी आ चुकी थी अब इनके पास, और 3 पैरा MLI बोले तो मराठा लाइट इन्फेंट्री। तो मराठा लाइट इन्फेंट्री को जिम्मा दिया गया कि आप पथराड़ी गांव पर कब्जा करेंगे। यह कोट से और फर्दर इस साइड में था। 1 फरवरी की सुबह वो आक्रमण होता है। रात के अंधेरे में दोनों बटालियन पूरी तैयारी के साथ बिल्कुल एक कोट के पास जा पहुंचती है रात को चलते चलते, और दूसरी पथराड़ी के पास। सुबह कोट के ऊपर 2x2 पंजाब का आक्रमण होता है और पल भर में कोट पर अधिकार हो जाता है। लेकिन एक चूक हुई वहां पर। बहुत सारे कबायली गांव में, गांव वालों के बीच में ही मिक्सअप होके वहां सो रहे थे और इनको लगता है कि ये तो गांव वाले ही हैं, ये उनको छोड़ के चले जाते हैं, गांव पर अधिकार कर लिया और आगे बढ़ते हैं। और तब तक वो उठ जाते हैं, वो दोबारा कोट पर कब्जा कर लेते हैं और अब ये घिर गए हैं भारतीय जवान। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान की तैयारी फुल प्रूफ थी। उन्होंने रिजर्व कंपनी पीछे रखी हुई थी। रिजर्व कंपनी का थ्रस्ट आता है और दुश्मन को वहां से भी फिर ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, कोट पर अधिकार हो जाता है। और उधर 3 MLI वो जो पथराड़ी गांव पहुंच गई थी, तो अभी सुबह लोग उठे भी नहीं हैं, लेकिन ये जवान जब वह गांव के बाहर पहुंच गए तो एक कुत्ता नोट कर लेता है। कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है और कुत्ते के भौंकने से दुश्मन सावधान हो जाता है, इनके ऊपर गोलीबारी शुरू होती है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जय के उद्घोष के साथ वो मराठे वीर जवान देखते देखते पथराड़ी पर कब्जा कर लेते हैं। कोट में दुश्मन को जो हार मिली थी, उस बौखलाहट में 6 फरवरी 1948 को अब नौशेरा पर वो आक्रमण करते हैं। 11,000 की विशाल संख्या है, 11,000। लेकिन अब बहुत कमज़ोर 50 पैरा ब्रिगेड नहीं थी, अब ये भी स्ट्रेंथन हो रखी थी। यहाँ देखें जी, 2x2 पंजाब थी, 3 पैरा MLI थी, 1 राजपूत थी, 3 पैरा राजपूत थी। तो अब यहाँ भी स्ट्रेंथनिंग हो रखी थी। बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई होती है। एक जगह है तेंधार। तेंधार की लड़ाई तो विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए इसका। एक नाम सुना होगा, नायक जदुनाथ सिंह, परम वीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह। ये 1 राजपूत के सैनिक हैं और 1 राजपूत की इस एक कंपनी को जिम्मेदारी मिली हुई थी 3 धार की सुरक्षा। ये नौशेरा के उत्तर में है। तो इसकी जो अलग अलग पिकेट थी, पिकेट नंबर 2 के ऊपर 27 जवान थे, जिनमें से एक नायक जदुनाथ सिंह भी थे।
और तेंधार के ऊपर 3000 कबायली पठानों ने आक्रमण किया था। 3000 ने, एक कंपनी उनके विरुद्ध सिर्फ। बड़ी बहादुरी से पिकेट 2 के जवान सामना कर रहे थे। सबसे खतरनाक आक्रमण, जबरदस्त आक्रमण पिकेट नंबर 2 पे ही हो रहा था। तो एक एक करके वीर गति को प्राप्त होते जा रहे थे। 26 कैजुअल्टी हो चुकी, एक अकेले बचे थे नायक जदुनाथ सिंह और लड़ रहे थे, घायल सारा शरीर, लेकिन अब भी उनकी गोलियां नहीं रुक रही थी और दुश्मन को रोक रखा था। एन मौके पे 3 पैरा राजपूत की एक कंपनी पहुंच जाती है और इस कंपनी को तेंधार से थोड़ा सा पहले ब्रिगेडियर उस्मान ने रिजर्व में रखा था। वो जानते थे कि ऐसा हो सकता है, दुश्मन का वहां आक्रमण होगा तो एक समय ऐसा आएगा जब अपने को रीइंफोर्स करना पड़ेगा। तो 3 पैरा राजपूत की एक कंपनी पहुंच जाती है और तेंधार बचा लिया जाता है। नौशेरा की वो लड़ाई, उसमें देखें जी, एक राजपूत की, अगर अकेली हम एक वन राजपूत की बात करें तो जहां परमवीर चक्र मिला था मरणोपरांत नायक जदुनाथ सिंह को, वहां 2 महावीर चक्र और 4 वीर चक्र भी थे। बड़ी बहादुरी से लड़े थे। नौशेरा में भी दुश्मन को करारी हार मिली थी और अब तैयारी अगली करनी थी। अब तैयारी करनी थी जंगड़ की। वो संकल्प जो चला आ रहा था 24 दिसंबर से, जब तक जंगड़ पर दोबारा अधिकार नहीं हो जाएगा, चारपाई पर नहीं सोऊंगा। बीत चुके थे 2 महीने जमीन पे सोते सोते ब्रिगेडियर उस्मान को। जंगड़ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और एक और यहां मैं कमाल की बात आपको बताऊं, ब्रिगेडियर उस्मान ने एक बाल सेना भी बनाई थी। वहां नौशेरा में जो बच्चे अनाथ हो गए थे, ऐसे बच्चे, कोई जिनके पास साधन नहीं था, भोजन की व्यवस्था भी नहीं थी, वो इनकी मेस तक आ जाते थे, बचा कुचा खाना मिले। जब ब्रिगेडियर उस्मान को इस बात की जानकारी मिली तो उन सभी बच्चों को इकट्ठा किया, वो बाल सेना बनाई, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, और इतना ही नहीं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था, उनकी एजुकेशन की व्यवस्था। ब्रिगेडियर उस्मान अविवाहित थे, उनकी अपनी सैलरी का भी बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च हुआ करता था। इस बाल सेना के बाल सैनिकों ने उस युद्ध में, नौशेरा के युद्ध में, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश तक वो भेज के आते थे। और जब वो युद्ध समाप्त हुआ ना, दिल्ली में प्रधानमंत्री ने ऐसे 3 बाल सैनिकों को सोने की घड़ी देकर सम्मानित किया था। एक और बात यहां पे, ये नौशेरा की हार, वो हार थी पाकिस्तान के लिए जब इनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा था पाकिस्तान ने ब्रिगेडियर उस्मान के सिर के ऊपर। और देखें, सोच देखिए, आदर्श देखिए, वो लड़ाई जब चल रही थी ना, एक मस्जिद के पीछे छिपके वहां से गोली चला रहे थे दुश्मन, और हमारे जवान बेबस थे कि मस्जिद की आड़ लेके जो आक्रमण हो रहा है तो हम कैसे रिटेलिएट करें, मस्जिद के ऊपर कैसे हम गोलाबारी करें। ये बात जब ब्रिगेडियर उस्मान तक पहुंचती है, ब्रिगेडियर उस्मान कहते हैं वो जगह नापाक हो चुकी जहां इस वतन के दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है, अपने गोलों से उस जगह को पाक करो। दुश्मन को न्यूट्रलाइज किया गया। नौशेरा में दुश्मन हार चुका और अब ये प्लानिंग करते हैं कि जंगड़ को वापस लेना है। और यहां एक ब्रिगेड और भी आ गई थी रीइंफोर्समेंट के लिए, 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड। इसके बाद 14 मार्च 1948 को नौशेरा से चलते हैं जंगड़ के लिए। और जो नौशेरा जंगड़ हाईवे है उसके दक्षिण में सड़क के साथ चल रही है 50 पैरा ब्रिगेड और उसके उत्तर में चल रही है 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड। 16 मार्च 1948 को उन्होंने वो ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द डे जारी किया जिसका एक एक शब्द आज भी प्रेरणा देता है। ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा था, हमारे देशवासियों की आशाएं और आकांक्षाएं हमारे प्रयासों पर निर्भर हैं। हम चूक नहीं कर सकते।
हम उन्हें निराश नहीं कर सकते। आगे बढ़ो साथियों, देर सवेर मृत्यु तो सभी की होती है। कठिन परिस्थितियों में बहादुरी से दुश्मन का सामना करते हुए वीर गति प्राप्त करने से श्रेष्ठ कर मृत्यु और क्या होगी। अपने पूर्वजों की मिट्टी और अपने देवताओं के मंदिरों के लिए आओ कमर कस लें। हम निर्भय होकर झंगड़ पहुंचेंगे। भारत हम सबसे अपने कर्तव्य के निर्वहन की अपेक्षा रखता है। बड़ी जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन अंत तो गतवा 19 मार्च 1948 को झंगड़ पर तिरंगा फहरा जाता है। झंगड़ पर भारतीय सेना का अधिकार हो जाता है और फिर उस दिन चारपाई मंगवाई जाती है, चारपाई ढूंढी जाती है, गांव से चारपाई आती है और उस रात ब्रिगेडियर उस्मान चारपाई पर सोते हैं। उनका संकल्प पूरा हुआ था। यह कुछ ऐसा ही था जैसा महाराणा प्रताप ने कभी संकल्प लिया था, जब तक चित्तौड़ को मुगलों से वापस नहीं जीत लूंगा पलंग पर नहीं सोऊंगा। वो तो पलंग पर नहीं सो पाए, चित्तौड़ वापस नहीं ले पाए जीवन भर, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान का संकल्प झंगड़ को लेकर पूरा हो गया था। और 3 महीने बीत गए थे। इस बीच में 2-3 बार दुश्मन का आक्रमण हुआ नौशेरा पर, हर बार फेल हुआ। अब देखें जी, ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी इन्होंने नौशेरा से शिफ्ट करके झंगड़ ले आए थे। और फिर आता है आज का दिन, 3 जुलाई 1948। झंगड़ में ब्रिगेड हेडक्वार्टर में हैं ब्रिगेडियर उस्मान। हर रोज शाम को 5:30 बजे ये ब्रीफिंग किया करते थे, मीटिंग लिया करते थे सैंड मॉडल रूम में 5:30 बजे। उस दिन भी मीटिंग होती है, पर उस दिन मीटिंग थोड़ा सा पहले होती है, जल्दी शुरू होती है, जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। और इसके बाद तकरीबन 5:45 बजे दुश्मन की तरफ से 25 पाउंड के गोले बरसने शुरू हो जाते हैं। दुश्मन बड़ी तोपें ले आया था, गोले बरसने शुरू होते हैं। दक्षिण की ओर से गोले आ रहे थे, साउथ की ओर से गोले बरस रहे हैं। ब्रिगेडियर उस्मान मेजर भगवान सिंह को, जो आर्टिलरी बैटरी के कमांडर हैं भारतीय सेना के, उनको कहते हैं कि पश्चिम की ओर जवाब दो आप। देखें, दक्षिण से गोले आ रहे थे तो हमारी सेना भी बदले में जो गोले फेंक रही थी वो दक्षिण में ही फेंक रही थी। ब्रिगेडियर उस्मान कहते हैं दक्षिण नहीं, पश्चिम की तरफ। मेजर भगवान सिंह पूछते हैं, सर गोले दक्षिण से आ रहे हैं। कहते हैं नहीं, तुम पश्चिम में करो। वहां पश्चिम में पहाड़ी की चोटी पर दुश्मन का आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पॉइंट था, यानी वहां ऊपर बैठ के वो ऑब्जर्व कर रहे थे पश्चिम में उस पॉइंट पे, और वहां से मैसेज भेज रहे थे, कम्युनिकेशन कर रहे थे दक्षिण में जहां तोपें सेंटती, इस डायरेक्शन में वार करो। तो जब पश्चिम में गोले मारे गए तो ब्रिगेडियर उस्मान का जो अनुमान था वो बिल्कुल सही निकला, उनकी तोपें बंद हो गई। लेकिन बहुत देर तक वो नहीं होना था। इसके बाद ब्रिगेडियर उस्मान और इनके साथ, जैसे मैंने कहा, मेजर भगवान सिंह और साथ में कैप्टन सिन्हा थे, जो ब्रिगेड इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। ये तीनों चले जा रहे हैं और ब्रिगेड कमांड पोस्ट की तरफ ये बढ़ रहे हैं। तभी अचानक गोलाश फिर से शुरू होता है और ब्रिगेडियर उस्मान कमांड पोस्ट के गेट पे पहुंचने ही वाले थे, ये रुक गए थे। रुके क्यों? कि जो सिग्नल कोर के जवान थे, सिग्नलर्स थे, वो छत पर लगे हुए एंटीना को ठीक कर रहे थे। दुश्मन की गोलाबारी में एंटीने खराब हो गए थे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन डिस्टर्ब था। तो उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनसे बात करने लगते हैं ब्रिगेडियर उस्मान, और तभी 25 पाउंड का गोला वहीं पास की एक चट्टान पर गिर के फटता है और उसके स्प्लिंटर्स उड़ते हैं। ब्रिगेडियर उस्मान मां भारती की सेवा करते करते वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं 3 जुलाई 1948 को। उस रात 1-2 नहीं, 800 गोले बरसे थे दुश्मन की ओर से। ब्रिगेडियर उस्मान के साथ 4 और जवान भी उस दिन शहीद हुए थे। ब्रिगेडियर उस्मान के पार्थिव शरीर को जब नौशेरा से लाया जा रहा था दिल्ली के लिए, हर जवान की आंखों में आंसू थे। फिर यहीं उनका
अंतिम संस्कार हुआ, यहाँ उनको दफनाया गया। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। राजकीय सम्मान के साथ ब्रिगेडियर उस्मान का यहाँ अंतिम संस्कार हुआ। उनको मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर उस्मान हर भारतीय के हीरो हैं। आज के लिए इतना ही। ब्रिगेडियर उस्मान को उनकी पुण्यतिथि पर, उनकी शहादत के दिन, उनके बलिदान के दिन राष्ट्रवंदना की ओर से, आप सभी की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और इतना ही आज के लिए। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।